भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना और वीडियो के साथ साथ आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऑल इंडिया परिवार की जो भी खबरें आती हैं वो आप सब बहनों को आसानी से मिल जाएं। बात करते हैं सबसे पहले एक दुखद समाचार की, जो कि हमारे पास कुमोदनी देवी बहन है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं और उन्होंने एक दुखद समाचार भेजा है। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि नाम जो है आंगनबाड़ी कुमोदनी की लड़की का एक्सीडेंट होने से मौके पर डेथ हो गई। पीईटी का पेपर जो है बरेली देने के लिए ये गई थी और आप देख सकते हैं कि सीतापुर की रहने वाली, पेपर लग गया बरेली और ऐसे में उनको इतनी दूर जाना पड़ा। अब गृह जनपद में परीक्षाएं होती तो इस अफरा तफरी में और भीड़ में ये जो हादसे हुए हैं ये नहीं होते। तो फिलहाल के लिए आप सब बहनों से कहना चाहूंगा, उनके लिए जो है कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार ओम शांति जरूर लिखें। और इनके अलावा ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उन सबका जो डेथ का कारण रहा वो पीटी की परीक्षा ही रही। अब ऐसे में आपको ले चलते हैं अन्य तमाम बड़ी खबरों की तरफ, जिनमें से एक जानकारी नंदलाल यादव जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं। उन्होंने अपने वहां पर मीटिंग किया है और वहां से हमारे पास कुछ जानकारी भी उन्होंने साझा की है। तो सबसे पहले आपको मीटिंग की कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तो ये मीटिंग के कुछ फोटो हैं जो कि आप यहां पर ऑल इंडिया के जरिए देख सकते हैं और आगे बाकी ले चलते हैं। मीटिंग के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं कि आखिर मीटिंग का कारण क्या रहा। तो भाई ने लिखा है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है एक प्रदेश स्तरीय वहां पर मीटिंग कराई गई है और जिसमें कि निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार जो है देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें कई राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें आ रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक ये जानकारी ऑल इंडिया को साझा की है। और भाइयों बहनों ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि यहां पर जो आशा संगिनी बहनें हैं और जो आशा बहनें हैं, इन्होंने कहा है कि इनके मानदेय भुगतान में विलंब ना हो और इसकी बहनों ने अभी हाल ही में आवाज उठाई थी। उसी को लेकर के मैनपुरी से हिंदुस्तान में एक खबर प्रकाशित की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक जो है वो सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कराई गई है। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि आशा और आशा संगिनी के मानदेय के भुगतान में विलंब ना हो। भुगतान में विलंब पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई की जाएगी। संस्थागत प्रसव की प्रगति सुधारने के लिए आशा बहनें और एएनएम बहनें और यहां पर संगिनी, इनके माध्यम से गर्भवती महिलाएं उनके परिजनों को संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रेरित भी करें। और डीएम ने कहा है कि गर्भवती को सभी सुविधाएं समय से मुहैया कराई जाएं। प्रसव के उपरांत प्रसूता को एम्बुलेंस 102 से उसके घर तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक माह सीएससी पर महिला पुरुष नसबंदी के लिए भी कैंप आयोजित कराए जाएं और परिवार नियोजन के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। स्वास्थ्य विभाग की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधारें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। तो इन मुद्दों को लेकर के मैनपुरी में कुछ कड़े जो है संदेश दिए गए हैं और उसमें खास बात यह है कि आशा बहनें और आशा संगिनी बहनें, इनके मानदेय का भुगतान समय पर हो, वो विलंब ना हो, इसके लिए भी कड़ी हिदायत दी गई है चिकित्सा अधिकारियों को, जो भी आपके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उन सबको। तो आप देख सकते हैं यहां पर आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, शिव कुमारी बहन है, जौनपुर से आती हैं और जौनपुर से उन्होंने एक मैटर भेजा है, अखबार में प्रकाशित हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर अफसर रखेंगे नजर। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर नजर हर कोई रखता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की आर्थिक स्थिति में और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनको आ रही तकलीफों के बारे में कोई नजर नहीं रखता। आप देख रहे हैं कि यहां पर जौनपुर में की आंगनबाड़ी केंद्र की हालत सुधरेगी, उनकी निगरानी अफसर और जनप्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने 124 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि और अफसर के जो है जिम्मे 3-3 आंगनबाड़ी केंद्र दे दिए गए हैं। अब देखते हैं भाई, ये जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने केंद्रों को गोद लिया है, ये क्या वहां पर दिन बदल देंगे वहां के केंद्रों का।
या केवल जो है बस गोद लेने के नाम पर अपना अपना पेट भर पाएंगे। अब ऐसे में आपको पता है हर आंगनबाड़ी का सेंटर ज्यादातर जो है क्या है, उसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और तमाम बार वो गोद लिए जाते हैं लेकिन फिर भी सुविधाएं वहां पर मुहैया नहीं होती हैं। ऐसे में आप देख रहे हो और यहां पर निगरानियों को लेकर के बार बार ऐसे चीजें आती रहती हैं, लेकिन कार्यकर्ता बहनें जो अपनी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करती हैं, बार बार धरना करती हैं, आवाज उठाती हैं, उनकी समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। और यहां पर देख रहे हैं जिले में जो कि जौनपुर है 5321 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें संचालन के लिए 5090 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 4430 सहायिका बहनें तैनात हैं। ऐसे में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दो केंद्र भी संभाल रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में 4500 से बच्चे पंजीकृत हैं और 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर पौष्टिक आहार दिए जाते हैं और पोषण अभियान को गति प्रदान करने के लिए शासन ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने को कहा है। अब तक 124 आंगनबाड़ी केंद्रों को जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने गोद लिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राम बदन सिंह का कहना है कि हमारा मकसद केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार लाना आपका ही मकसद नहीं है, सबका मकसद है और यह भी मकसद होना चाहिए जिन बहनों पर दो केंद्रों का भार है उनका भी जो है भार कम कराया जाए और अगर डबल भार दिए गए हैं तो डबल पेमेंट भी कराया जाए। इस पर भी थोड़ा निगरानी रखा जाए कि केवल जो है सरकार काम करवाना चाहती है और जो है यहां पर बस काम ही काम लेना चाहती है, इसके लिए बस नजर रख सकते हैं, लेकिन ये कोई नजर रख करके ध्यान नहीं देता कौन कार्यकर्ता डबल केंद्रों का भार संभाल रही है और क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों का जो कि समाधान करना जरूरी है और वो बिल्कुल नहीं होता। इधर देख रहे हैं सोनभद्र में आप देख सकते हैं रॉबर्ट्सगंज जो पड़ती है परियोजना, वहां पर दर्जन वाले भवन, झुग्गी झोपड़ी वाले भवन और झोपड़पट्टी वाले भवन, उनमें संचालित जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी सूची इस प्रारूप पर मांगी जा रही है और केवल सोनभद्र में ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यह जानकारी इन प्रारूपों पर मांगी जा रही है। ऑर्डर हमने पहले भी निदेशालय स्तर के आप सबको दिखा दिए हैं। क्रम संख्या का कॉलम है, इसमें परियोजना के नाम का है, ग्राम सभा के नाम का है, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का भी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मोबाइल नंबर का है, जो जर्जर भवन है उसका, जो झुग्गी झोपड़ी में चलता है उसका और झोपड़ी पट्टी में जो चलता है उसका और यहां पर जो है अभ्युक्ति का। तो इस तरह से ये तीनों तरह से केंद्र हैं, जैसे कि जर्जर भवन, झुग्गी झोपड़ी वाले और झोपड़पट्टी वाले, तो सभी तीनों तरह के। आगे ले चलते हैं, आपको और बताते हैं। ये रहा एक संघ का आईडी पासवर्ड किसी बहन ने भेजा था और ये अगर जिले की बात करें तो सोनभद्र जिला है वहां से था, तो फिलहाल के लिए ये बाकी सबके किसी काम का है नहीं। उर्मिला बहन है सोनभद्र से जिन्होंने ये कुछ जानकारियां भेजी जिनमें से एक जानकारी काफी काम की रही। और देखो यहाँ पर ये कृष्णा बहन है जौनपुर से आती हैं जिन्होंने हमें एक ये लिख करके संदेश अपना भेजा है। इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, जुग जुग जियो भैया जी, आपके न्यूज देखने से हमें बहुत उत्साह और साहस मिलता है। भैया जी समूह वाले धमकी और गाली देते हैं आंगनबाड़ी को, सरकार अपने तो शोषण कर ही रही थी, अधिकारी भी शोषण कर रहे हैं, अब समूह को भी रख करके आंगनबाड़ियों को इतने नीचे स्तर पर गिरा रहे हैं। 25 वर्ष से झेलते झेलते थक गए हैं, सरकार से जरा आवाज लगाइए कि वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों से क्या चाहते हैं। हमारा संगठन हमारे साथ है, हम किसी से जो है किसी के धमकी और घुड़की वगैरह से डरने वाले नहीं है। अब लड़ाई आर या पार की होगी। ब्लॉक अध्यक्ष हैं कृष्णा सिंह बहन जो कि जौनपुर से आती हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बहन ने बढ़िया चीज जो है कही है। अब फिलहाल यही सोचना है कि बहनों अपनी अपनी यूनिटी बना करके हर जगह रहो। अगर आप में ताकत रहेगी, आप इकट्ठा रहेंगी तो आप अपने ब्लॉक पर भी अपनी समस्याओं को मनवा पाएंगी और शोषण से भी बचे रहेंगी। लेकिन अगर आप ही बटी रहेंगी, अगर चाटुकारिता में कुछ जो है लोग अधिकारियों की लिप्त रहते हैं, ऐसे में फिर वो खुद का भी शोषण करवाते हैं और अपनी बाकी बहनों का भी शोषण करवाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। न शोषण जो है किसी का करो, न किसी का करने दो। तो शोषण जो है बिल्कुल भी गलत चीज होती है, लेकिन लोगों को ये करने में काफी अच्छा लगता है जो अभी तक जो है करते आए हैं। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और ये तभी खत्म होगा जब हर कोई अपना जागेगा और इसके लिए लड़ेगा। अब देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बस्ती से, उनको यानी एक लेटर भेजा गया है। प्रार्थनी है राजपति देवी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये आती हैं गोपालपुर से और जिला इनका बस्ती है, परियोजना इनका साधरैया है और इन्होंने अपने वहां बस्ती में ये एक भेजा है। इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक का बकाया मानदेय
मानदेय भुगतान के संबंध में, तो इनका पैसा नहीं आया है इस बीच का, और इसीलिए ये यहां पर मांग करती हैं। देखो उस टाइम पर क्या हुआ था, बैंकों का विलय हुआ था, तो इस बारे में भी शायद काफी जगह जो है दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर पैसा नहीं मिला तो अपने डीपीओ को आपने लेटर लिखा, अच्छी बात है। डीपीओ महोदय बस्ती के इस पर ध्यान दें, और अगर आपने उनको जाकर के नहीं दिया है तो प्लीज अगर कोई कार्रवाई ना हो तो आप उनके ऑफिस जाकर के उनको लेटर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसमें भी इस महीना भर वेट करें। अगर पैसा ना आए तो फिर अगली बार डीएम से इस मामले की शिकायत करें कि हमारे बकाया मानदेय को लेकर के कि हमने वहां पर भी एप्लीकेशन दिया, सूचना भी डाली, फिर भी पैसा नहीं आया। तो ये आपका अंतिम जो है ऑप्शन होना चाहिए डीएम। पहले आपका डीपीओ महोदय से ही स्तर से हो जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं और इस कार्य के लिए, और उनको अगर आप सूचित करेंगे तो खुद ही देखेंगे कहां से कमी है और वो फिर पैसे का आपका प्रोसेस शुरू करवाएंगे। अब देखो लिखा है कि आपको जो है सादर अवगत कराना है डीपीओ महोदय को कि जो है मानदेय भुगतान के लिए ग्रामीण बैंक से खाता खुला हुआ था जिसमें निरंतर मानदेय का भुगतान हो रहा था, किंतु माह अक्टूबर 2021 से माह फरवरी 2022 तक का मानदेय खाते में नहीं आया। पता करने पर पता चला कि ग्रामीण बैंक का समायोजन बैंक ऑफ बड़ौदा में होने के कारण आईएफएससी कोड बदल जाने के कारण भुगतान नहीं हुआ था। अतः महोदय से अनुरोध है कि हमारा अल्प मानदेय भोगी हैं और परिवार की जो महिला है वो भी काफी यानी घर में दिक्कतें आर्थिक कठिनाइयां से गुजर रहे हैं, तो इसी सबसे हमारा जो पिछला जो बकाया रह गया है उसका भुगतान कराया जाए। तो इंतजार कर लो, लेटर आपने दिया है, अब देखो वो क्या करते हैं। 18/10 को आपने ये आज ही जो है अगर लिख करके भेजा है तो उम्मीद ये करता हूं कि आपने डीपीओ कार्यालय जाकर के इस आदेश को दिया हो, क्योंकि संदेशों से खेती बिल्कुल मत कराना कि आप अपनी सुपरवाइजर को सौंप दें, क्योंकि होगा क्या, सुपरवाइजर आपका जरूरी नहीं है कि ये लेटर आपके सीडीपीओ को भेजें या फिर डीपीओ तक पहुंचाएं। वो पहुंचा देंगी तो पता चला सीडीपीओ डीपीओ को नहीं भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कमियां बनी रहेंगी और आपको झूठा आश्वासन मिलता रहेगा, बस ऐसे ही लॉलीपॉप जैसा, हाँ हमने कह दिया था आ जाएगा, बता दिया था, ये सब करते रहेंगे। इससे बेटर यही है कि पहले आप डायरेक्ट डीपीओ कार्यालय जाओ और उनको डायरेक्ट लेटर दो और वो समस्या का समाधान करें, और उसके बाद जो है फिर भी ना हो तो फिर डीएम से इस मामले की शिकायत करो कि इस मामले में सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, और एप्लीकेशन देने के बावजूद भी। आगे देख सकते हो सहायिका है ममता देवी, केंद्र जो है धानी खेड़ा ब्लॉक, इनका बीघापुर उन्नाव से आती हैं। इन्होंने कहा कि जो सेवा में महोदय, सेवा में निवेदन है। सुधांशु भैया नमस्ते, मेरा नाम ममता देवी है, मैं सहायिका हूं। मुझे सितंबर माह से अक्टूबर 2022 तक का, ये देखो सितंबर माह 2021 से अक्टूबर 2022 तक का यानी इतना ये सब आ गया है और अभी तक मानदेय नहीं मिला है। मैं विधवा हूं, मैं धानी खेड़ा ग्राम शायद कुछ लिखा हुआ है, ब्लॉक जो बीघापुर है वहां पे कार्यरत हूं और अपने विभाग में शिकायत की हूं। जो भी कागज वगैरह मांगे हैं वह मैंने दिए हैं और मैं जो शायद उन्होंने विभागीय पोर्टल पर शिकायत भी की है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुधांशु भैया आप हमें जो रास्ता बताने की कृपा करें। हमारी तरफ से छोटे भाई को दीपावली की बहुत बहुत जो है बधाई और प्यार भरा आशीर्वाद, सुझाव देने की कृपा करें। तो देखो सुझाव में यही है जो कि इन बहन के लिए मैंने कहा, सभी बहनों को इस प्रोसेस को जो है फॉलो करना चाहिए। पहले तो आप अपने डीपीओ महोदय जो कि आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जिले स्तर पर, तो डीपीओ महोदय को आप जाओ और उनको लिखित में आदेश दो। अब ठीक आदेश वहां दे दोगी आप, उसकी फोटोकॉपी आप अपने पास भी रखवा लो। उसके बाद में अगर वो पैसा नहीं करते आगे का प्रोसेस कुछ भी, तो फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जो आपके जिले के डीएम होते हैं, जो जिला कार्यक्रम जो जिला अधिकारी होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आप अपने वहां लेटर दे सकते हैं। तो यहां पर जो है इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। और फिर भी अगर यहां से भी आप मान लो लापरवाहियां हो रही हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा आपकी समस्या पर, तो फिर अंतिम जो फैसला होता है वो फिर ऑप्शन वो कोर्ट होता है। फिर कोर्ट में आप या तो वकील करके याचिका डाल सकती हैं और उस पर सुनवाई होगी, तब पैसा फटाक से जारी करना पड़ जाएगा। और कई ऑप्शन है ऐसे, यानी पहले क्या करना मतलब है कि अपने विभाग को आप बताएं, अधिकारी को बताएं, डीपीओ को, और फिर वो खुद ही समस्या का समाधान करेंगे। नहीं होता है तो सैकड़ों रास्ते हैं, लगा करके मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाने के भी तौर तरीके, और तो और यहां पर जनता दरबार तक लगे और उसमें पहुंचो, या कहीं पर भी आ रहे हैं वहां पहुंचो, डायरेक्ट अपनी आवाज रखो। कई ऐसे काम है, लेकिन मैं उनकी सलाह इसलिए नहीं देता क्योंकि जब विभाग से समस्या का समाधान हो जाएगा, और प्रथम चरण वही होता है कि आप पहले उनको अवगत कराएं, ताकि आपका विभाग आपकी समस्या खुद ही समझेगा और वो सही करेंगे। आयशा खातून है आजमगढ़ से, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई, और एक ये बहन है मधु जो फतेहपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई, और ये है मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, जिनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। ऐसे के बहन है कुसुमा लखीमपुर खेरी से आती, इन्होंने भी फोटो भेजी है, और ये है माया जो कौशाम्बी से आती है, और इनके अलावा
ये है सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं। ऐसे ही एक ये बहन है संतोष जो कि बुलंदशहर से आती हैं। और इनके अलावा लास्ट में एक ये है जिनका नाम है उषा देवी जो कि जालौन से आती हैं। और आज का ये जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं। तो हमारी सलाह यही है और आप सब भी यही फॉलो करें कि पहली बार एक बार कोशिश करें अपने विभाग को जानकारी देकर के समस्या समाधान के लिए, ताकि जब आप डीएम के पास जाओ या चाहे कोर्ट जाओ, जहां आपका मन हो वहां जाओ, किसी भी तरह की आप कार्रवाई अपने विभाग के खिलाफ अगर करना चाहो तो उसके लिए वो ये न कह पाए कि हमारे पास मैटर नहीं आया, हमको बताया नहीं गया या हमारे पास समस्या नहीं आई। तो पहले आपका भी फर्ज है कि आप अपने विभाग को सूचित करें, वो खुद ही समस्या समाधान करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके फिर रास्ते खुले हैं। और अब जब आप अपने डीपीओ महोदय को लेटर दें तो रिसीविंग वगैरह भी ले लें, ताकि पता चल जाए हाँ कार्यालय में आपने ये एप्लीकेशन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तो उसका भी एक प्रूफ रहेगा। और फोटोकॉपी भी अपने पास रखवा लें। तो ठीक इस तरह से मैटर वहां पर करें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।